का हम, कैसी खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैं बॉबी को एक बहुत अच्छा दोस्त समझती थी। हम दिन भर घूमे फिरे, बहुत एंजॉय किया हमने। रात को जब हम वापस लौटे, वो अचानक बदल सा गया। पता है उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? उसने मुझे किस करने की कोशिश की है। मैंने भी गुस्से में आके खींच के एक थप्पड़ मार दिया उसे। जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी हर ख्वाहिश, हर सपने की ज्यादा परवाह करता है। आपसे आगे वो निकल जाता है आपका हर सपना साकार करने के लिए। आपसे ज्यादा उस पर जुनून सवार होता है आपकी हर ख्वाहिश हासिल करने की। प्यार की जादूगरी समझने के लिए प्यार को कायम रखना जरूरी है रवि। और अब आप आ गए हैं तो आपके मैत्री के किस्से भी उसमें छप जाएंगे। वैसे महेन का कैरेक्टर तो करेला था ही, आप आ गई हैं तो उस पे नीम चढ़ जाएगा। तुम्हारे आने वाले कल की चिंता अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। अब तुम्हें क्या और कैसे क्या क्या करना है वो अब मैं करूंगा। मैं तो तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पहले तूने ऋषभ को संभाला और अब करण की सारी परेशानी दूर कर दी। लगता है मैं बंबई आपकी जिम्मेदारियां ही बांटने आई हूँ। क्या हुआ आपको? तेरी मम्मी की जिंदगी में अगर कुछ गलत हुआ है तो वो है महेन मल्होत्रा। पापा? नहीं, मेरी बदकिस्मती, जिसे मैंने गले लगाकर अपनी जिंदगी को नर्क बना दिया। सारी जिंदगी मैं उनकी कमजोरियों को माफ करती रही, ये कहकर कि मेरी कमियां थी। मैं अपने आप को समझा बुझाकर उनकी इज्जत करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन फिर वो अपना कोई ना कोई सही रंग दिखा देते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अब ऐसा क्या कर दिया पापा ने? तेरे पापा को मेरा आबाद होना मंजूर नहीं। जैसे लोग शिकार करके ड्राइंग रूम में जानवर की खाल सजाते हैं ना, वैसे तेरे पापा चाहते हैं कि मुझे बर्बादी का नमूना बनाकर सजा दे। I don't believe this, Mom. तू अभी मर्दों की जात को पहचानती कहाँ है? और वैसे भी तेरी ये उम्र नहीं है सब समझने की। कुछ मर्द अपनी मर्दानगी इस बात से साबित करते हैं कि उन पर कितनी औरतें बर्बाद हुई हैं। Mom, पापा ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तेरे पापा मेरे और राजीव के रिश्ते से जलते हैं। What? जी हाँ, और वो हमारे पार्टनरशिप से भी जलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ठप हो जाए और हम दोनों का पार्टनरशिप टूट जाए। कुछ दिन पहले हमने मैंगलोर में होटल रिजॉर्ट के लिए कुछ जमीन देखी थी। उस वक्त वो जमीन बिकाऊ थी। दोबारा कांटेक्ट करने पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया, कह दिया कि वो मुझे जमीन नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर किसी ने अफवाह फैला दी थी कि मैं बैड कैरेक्टर औरत हूँ। I mean, मुझे लगता है कि ये कोई आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। बट पापा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। पापा को जरूरत क्या है ये सब करने की? तेरे पापा क्या क्या कर सकते हैं ना, जाकर ऑफिस में नजारा देख ले। ऑफिस में क्या है? मैत्री मेहरा फैमिली वाली है। अब शीला के साथ भी वही सलूक होगा जो मेरे साथ हुआ था। मैत्री तो तेरे पापा की जिंदगी में दाखिल हो ही चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं तू, जब तेरे पापा मल्होत्रा फैमिली से ज्यादा मेहरा फैमिली के सगे हो जाएंगे। मैं जानती थी रंजना देवी कि मैं आपको जब भी फोन करूंगी मुझे आपकी डांट सुननी पड़ेगी। अरे मैं तुझे क्यों डांटूं? देखिए ना, फिर आपने ताना दे दिया। भाई डांटा तो अपनों को जाता है ना। आप सचमुच मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं तुझसे नहीं नाराज हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ रंजना देवी, प्लीज मुझे पराया मत बनाइए। मैं इतने दिनों से आपको फोन नहीं कर पाई ना, आप इसीलिए मुझसे नाराज हैं। मैत्री, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग बिजी रहते हैं ना। आप कहती होंगी कि ये अपने आप को बहुत बिजी कहती है, लेकिन यकीन मानिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का काम संभालने में और समझने में और अपनी जिम्मेवारी निभाने में मैं इतनी बिजी रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मन किया कि आपसे बहुत ढेर सारी बातें करूँ, तो पहला मौका मिलते ही जैसे ही मैं फ्री हुई मैंने आपको फ़ोन लगाया।
अच्छा बताओ, कौन सी ढेर सारी बातें करनी है? नहीं, पहले आप मुझे माफ कीजिए, तब मैं आपको बताऊंगी। अरे माइत्री, इसमें माफी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझे माफी चाहिए। चलो, तुम्हें माफ कर दिया नहीं, मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। तो तुम्हें इत्मीनान देने के लिए क्या करूं? मेरे साथ बाहर डिनर पर चलकर। अरे नहीं माइत्री, मैं बाहर डिनर विनर नहीं खाती। लेकिन आप मेरी खातिर जरूर आएंगी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो। ओके, कल का रखें? ओके, बाय। मेरे नसीब में कितनी खुशियां हैं, एक तू और अब ये। हमने इसके बारे में क्या क्या सोचा था, लेकिन अच्छी औरत है। आप मैत्री मेहरा से बात कर रही थी? तू नहीं मानती ना? तू भले ही ऑफिस में मत जा, मगर एक ना एक दिन ये सच्चाई सामने आ जाएगी। तेरे पापा ने अपनी जिंदगी की बागडोर मैत्री मेहरा के हाथ में सौंप दिया है। अगर पापा ने ऐसा किया है तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे भी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए था। डिवोर्स के वक्त उनसे बहुत बड़ी एलिमनी लेनी चाहिए थी, जैसा बंसल ने कहा था। कोर्ट में खड़े होकर जब उनके किरदार के कच्चे चिट्टे सामने आते ना, तब उनके होश ठिकाने आ जाते। तेरे पापा को हमने बार बार माफ करके ना उनका हौसला और बढ़ा दिया है। I don't understand, पापा ऐसे क्यों करते हैं? ये हमारी बदकिस्मती है कि महेंद्र मल्होत्रा तेरे पापा हैं और मेरे पति थे। वो बहुत कमजोर इंसान है और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है औरत। वो लाख मना करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि बात सच है कि मैत्री मेहरा उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से काबू कर चुकी है। वो इतने अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं कि मैत्री मेहरा मल्होत्रा खानदान को बर्बाद करने के लिए आई है। क्या? जी हाँ, आई एम बॉबी मेहरा। आपकी आंटी ने शायद महेंद्र मल्होत्रा के लिए कोई मैसेज भेजा है, मगर अफसोस है कि वो यहाँ नहीं रहते। जी नहीं, मैं किसी का कोई मैसेज लेकर नहीं आया। मैं तो नीतू को मिलने आया हूँ। नीतू? देखो नीतू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई विश टू अपोलोजाइज फॉर दैट डे। बॉबी, इस वक्त मैं और परेशानियों में उलझी हुई हूँ। अब तुम वो बातें मत शुरू करो प्लीज। नीतू, आई जस्ट डोंट वांट यू टू स्टॉप स्पीकिंग टू मी। तुम क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता जब मैं कह रही हूँ कि ना मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही हूँ, ना ही तुम्हारी कोई बात सुन रही हूँ। ठीक है नीतू, तुम मेरे बारे में फुर्सत में सोचना, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू नो कि किसी रिश्ते को तोड़ने में चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन उसे बनाने में कई महीने, कई साल लग जाते हैं। मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। ये क्या कर रही हो तुम? दीवारों से जाले साफ कर रही हूं। नीचे उतरो। अरे थोड़ी बाकी है ना। नीचे उतरो। तुम्हें सफाई अभियान इन्हीं दिनों सुनना था क्या? सफाई तो रोजमेरी की बात है। तुम्हारे भेजे में एक बात क्यों घुस रही है कि? एक ना, तुम्हारी भाषा बद से बदतर होती जा रही है। देखो, अगर तुम इसी तरह लापरवाह रही ना तो हर्ष और भी बुरा हो सकता है। और क्या करोगे? मुझ पर हाथ उठाओगे? वो भी मैं कर सकता हूँ। तुम्हें प्यार से, दुलार से समझा कर देख लिया मैंने कि तुम्हें किस तरह रहना है, कितनी सावधानी बरतनी। तुम्हारे अंदर एक बहुत ही नाजुक जिंदगी सांस ले रही है। बहुत हो चुका है एकनाथ। ये बात सुन सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी। और मुझे भी पता है कि मेरी कोख में एक सांस पल रही है। क्या खाक पता है? अगर पता होता तो तुम इस तरह जाले साफ करती, कहीं पैर फिसल जाता तो? ये हो जाता, वो हो जाता। अरे हर चीज पर डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, जब तक कुछ हो नहीं जाएगा ना, तुम्हारे सामने में कुछ नहीं आएगा। बकवास मत करो एकनाथ। अगर कुछ होना होगा तो मुझे होगा, और तुम हर बात पे मुझे टोकते क्यों रहते हो? तो तुम ऐसी हरकतें मत करो ना कि मैं तुम्हें टोका करूं। कल तो मेरी चलती सांसों पर भी टोकोगे। ठीक है, मत मानना अपनी गलती, तुम कभी मत मानना। घर की सफाई करना क्या गलत बात है? हाँ, दीवारों पर जाले लटकते रहे, चीजों पर गंदगी हो, यहाँ सफाई नहीं हुई हो, ऐसे माहौल में तुम जी सकते हो? हाँ, मैं जी लूंगा। मैं नहीं जी सकती। मैं इंसान हूँ और तुम्हारी बीवी हूँ। हर चीज को नजरअंदाज करके बिस्तर पर लेटी रहूं, ये मुझसे नहीं होगा।
और एकनाथ तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं पहली औरत हूँ दुनिया में जो प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन मैं जिंदगी में तुम जैसी पहली लापरवाह और खुदगर्ज औरत देखा। एकनाथ ठीक है, नहीं बोलूंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो मन मर्जी मैं करो। चलिए बंसल साहब, आपकी भी राय ले ली जाए। ये बताइए कि इन सारे सूट्स में से किसका रंग मुझे सबसे ज्यादा जचेगा, मतलब शादी के लिए। ऋषभ साहब, देखिए जचना और नहीं जचना इस पर तो गौर हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि खुदा ने पता नहीं किन हाथों से हमें गढ़ दिया है, और बखुदा खुदा ने आपको तो खुद अपने हाथों से गढ़ा है। लगता है सवेरे से कोई मिला नहीं आपको। नहीं ऋषभ साहब, मेरी ऐनक जो सच देख रही है मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप अपने घर के आईने से पूछ लीजिए। वैसे बंसल साहब, शादी से पहले थोड़ा बहुत नूर चेहरे पे ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। साहब, शादी से पहले ये चेहरे पे ऐनक चढ़ गई, उन्हीं दिनों ये आंखें खराब हुई। अरे लेकिन आपके साथ ये हादसा हो कैसे गया? ऋषभ साहब, उन दिनों मैं कुछ अजीब से कॉम्प्लेक्स में पड़ गया। मुझे ये लगा कि इस चेहरे पे दूल्हे राजा का चेहरा कैसा लगेगा, और मैं 24 घंटे आईने के सामने खड़ा रहा, और नतीजन नाक पे ऐनक आ गई। बंसल साहब, अब इस नतीजे के थ्रू देखिए और मुझे ये बताइए कि ये सूट कैसा रहेगा मेरी शादी के लिए। ऋषभ साहब, आप एक वेजिटेरियन से ये पूछ रहे हैं कि मटन और मच्छी में क्या अंतर होता है? मटन और मच्छी? नहीं, लेकिन आपकी शादी भी तो हुई होगी, और उस शादी में आपने कुछ ऐसा ही कलरफुल पहना होगा। क्यों? ऋषभ साहब, मेरी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी हुई नहीं? अरे लेकिन क्यों नहीं हुई? हुआ कुछ ऐसा कि मुझे सूट का रंग समझ में नहीं आया और नारी को मेरी सूरत नहीं समझ में आई। भाई किस बात पर हंसी आ रही है? अरे मैं ऋषभ साहब को अपना दर्द सुना रहा था। अच्छा, ऐसा कौन सा दर्द है जिस पर हंसी आती है? शादी ना हो पाने का दर्द। बंसल साहब देखिएगा, थोड़े साल बाद, मतलब चंद ही सालों में, ये जनाब ऐसी ही कोई दर्द सुनाएंगे और खुद ही हंस पड़ेंगे। क्यों, लड़कियों के टेस्ट इतने अच्छे हो गए हैं क्या? अरे ऑन द कॉन्ट्री, लड़कियों के टेस्ट थोड़े खराब हो गए, वो इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये जनाब है कि रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? अच्छा ये इसकी बातें छोड़िए, मेरी शादी होने वाली है, मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा कॉस्ट्यूम पहना जाए भाई, कौन सा अच्छा लगेगा? कंफ्यूजन। भाई कंफ्यूजन छोड़िए, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैं त्यागी से मिलकर आ रहा हूँ, अगर उस पर थोड़ा और प्रेशर डाला जाएगा ना तो मुखबरी के लिए राजी हो जाएगा। बंसल साहब, ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा। आप जाइए, त्यागी से मिलिए और ये एक्स्ट्रा दबाव आप डालिए, लेकिन सोच समझ। जरूर। हाय करण, इतने परेशान, इतने बौखलाए हुए क्यों हो? एक मामूली सा तो प्रेजेंटेशन है। मुद्दों को मामूली बना के जीने की सुविधा सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी पाते हैं पूजा, जिनकी जिंदगी नॉर्मल होती है। तुम्हारी जिंदगी भी तो नॉर्मल है। अब हुई है, पिछले 20 सालों से बिल्कुल ही अब नॉर्मल जिंदगी जीता है। प्लीज करण, बीते हुए कल को मुड़कर मत देखो। आज को और आने वाले कल को अगर मुझे सुधारना है तो मुझे मुड़ के बीते हुए कल को देखना होगा। पर क्यों? क्योंकि आज जिस दौर में मैं शामिल हुआ हूँ पूजा, वो मेरे आसपास के लोग करीब 20-22 साल से दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं इस दौर में कम से कम 20-22 साल पीछे हूँ, और मुझे अपनी तेजी को कम से कम चौगुनी करना होगा, तब जाके मैं अपने आप को उन लोगों के साथ देख पाऊंगा। मैं जल्दी में हूँ पूजा, मुझे जल्दी है, मुझे अपने आप पे साबित करना है कि मैं किस काबिल हूँ, फिर मुझे दुनिया पर जाहिर करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। होगा करण, होगा। ये जो तुम्हें नई नौकरी मिली है ना, वो तुम्हें ऐसे बहुत सारे मौके देगी। इस पहले मौके में क्या होता है वो देखना है पूजा। एक ही बारी में सब कुछ दिखाने की कोशिश मत करो करण। अपने काम को समझते सीखते हुए धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। नहीं आता, मुझे धीरे चलना नहीं आता पूजा। पर इस तरह परेशान होकर तो तुम। यही मेरा मिजाज है पूजा, परेशानी में ही मुझसे बेहतर काम हो पाता है। ये पहला जो मेरा प्रेजेंटेशन है, उसी की परफॉर्मेंस ये तय करेगी कि मेरा तुम्हारे बॉस के साथ क्या रिश्ता बनता है। मुझे नौकरी देके, ये जिम्मेदारी देके उन्होंने अपने ऊपर एक रिस्क उठाया है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का काम करूँ, इस तरह तुम्हारे बॉस को इम्प्रेस करूँ कि मुझे गंवाना उनके लिए रिस्क हो जाए। मैं तुम्हारी जज्बातों की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारी काबिलियत पर हावी ना हो जाए। है, उसका भी तोड़ मेरे पास है। क्या? एक दोस्त है मेरा जो मुझ पर निगरानी रखेगा, और जब भी मैं आड़े तिरछे रास्ते पर चलूंगा तो कान पकड़ के मुझे सीधे रास्ते पे ले आएगा। उसका नाम नहीं जानना? जानती हूँ,
पूजा, मेरे अलावा तुम्हें और कोई भाव नहीं देता। चलो। एक बात सच सच बताइए रंजना देवी, मेरी जिद की वजह से आपको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा ना आज? मुझे कोई भी चीज मजबूर नहीं कर सकती है। मैं तुम्हें मिलना चाहती थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। थैंक यू सो मच। अब जब यहाँ आ ही गई हूँ, ऐसी कोई बात मत करना जिससे सुन के मैं यहाँ से चली जाऊँ। क्या मतलब? शुक्रिया अदा तुम औरों का करना, मेरा नहीं। आपकी कंपनी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे तो हैरानी होती है कि कोई आपको अकेला कैसे छोड़ देता है। डिनर बिल पे करने के डर से। लोग वैसे सही कहते हैं कि जो रॉयल फैमिली के लोग हैं ना, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर खानदानी होता है। वैसे काफी वक्त से मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हर वक्त भूल जाती हूँ। क्या? मैंने सुना है कि रॉयल फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को इज्जत इसी तरह से बख्शते हैं। इसलिए मैंने इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। आपको कहीं बुरा तो नहीं लगता कि मैं आपको सिर्फ रंजना देवी कह के बुलाती हूँ? हरगिज नहीं, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम कैसे जानती हो कि मैं रॉयल खानदान की हूँ? एक्चुअली केशव अंकल से आपकी एंगेजमेंट के बाद ताऊ जी यानी कि मेरे मामा जी अमेरिका आए थे। उन्होंने हमें आपके पैलेसेस और रॉयल फैमिली के बारे में बताया था। एक्चुअली ना उसके बाद तो मैं किसी प्रिंस से शादी करने के सपने देखने लगी। और नतीजा देखिए, अब तक कुंवारी बैठी हूँ। केशव अंकल कितने लकी थे। लेकिन मैं बहुत अनलकी थी। मैं उस शादी में हरगिज खुश नहीं थी। क्या मतलब? लेकिन तो फिर आपने इनकार क्यों नहीं किया? क्योंकि ताऊ ने इनकार की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मैं समझी नहीं। बुरा मत मानना, लेकिन ताऊ ने मुझे उस शादी में फंसाया था। बुरा या अच्छा मानने की तो बात ही नहीं है। वो मेरे मामा जी जरूर थे, रिश्ते में थे, लेकिन एक्चुअली मैं उनसे मिली ही नहीं। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि वो एक अच्छे इंसान थे कि बुरे इंसान थे। बहुत बुरे आदमी थे, सिर्फ बुरे थे। इतने बुरे थे कि अच्छा वो उन्हें गोली मार दी। क्या? उन्हें गोली मार दी? किसने मारी वो गोली? वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला